हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो बच्चों हमने अपनी पिछली क्लासेस में कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था, ठीक है? कूलम्ब्स लॉ डिस्कस भी किया था और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों पहले तो समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या चीज़ है? कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि एक चार्ज q है और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज q है, ठीक है? बीच में r डिस्टेंस है। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे कुछ फोर्स लगाएगा, ठीक है? तो वो क्या रहा है बच्चों कि मान लो कि यहाँ पे Q चार्ज है और यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज Q है और अभी इनके बीच में R डिस्टेंस है, ठीक है? तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। कूलम्ब्स लॉ यही कहता है। और फोर्स की वैल्यू क्या रहती है बच्चों? K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये वैल्यू रहेगी फोर्स की। अब क्या किया कि हम इस चार्ज को उठा के यहाँ ले आए, ठीक है? कितना दूर लेके आए हम? मान लो कि x डिस्टेंस दूर ले आए इसको। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कह रहा है कि जैसे ही हम इसको यहाँ लेके आएँगे, यहाँ पे ऐसे एकदम से क्या हो जाएगा? फ़ोर्स चेंज हो जाएगी। नई फ़ोर्स की वैल्यू क्या बनेगी? k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस x का स्क्वायर। अब टोटल डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में? x प्लस r, ठीक है? तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम चार्ज को यहाँ से यहाँ ले आते हैं, तो इंस्टेंटली यहाँ पे फ़ोर्स चेंज हो जानी चाहिए। लेकिन क्या देखा गया कि ये एकदम से चेंज नहीं होती है फ़ोर्स, ठीक है? यहाँ पे फ़ोर्स को चेंज होने में कुछ टाइम लग रहा है। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग तो फ़ोर्स किस पे डिपेंड करी है? सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज़। जैसे ही डिस्टेंस चेंज हुआ, वैसे ही फ़ोर्स चेंज हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, तो फिर इलेक्ट्रिक फ़ील्ड का कांसेप्ट आया बच्चों। इलेक्ट्रिक फ़ील्ड क्या होता है कि ये जो चार्ज है, ये अपनी सराउंडिंग में अपना इफ़ेक्ट बना के रखता है। उस इफ़ेक्ट को हम इलेक्ट्रिक फ़ील्ड बोलते हैं, ठीक है? तो ये चार्ज अपनी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फ़ील्ड जनरेट करके रखेगा। जब भी उस इलेक्ट्रिक फ़ील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा, तो उस चार्ज को फ़ोर्स एक्सपीरियंस होगी, ठीक है? वो क्या रहा था कि ये जो चार्ज है, ये अपनी सराउंडिंग में ऐसे इलेक्ट्रिक फ़ील्ड बना के रखेगा। इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को बच्चों E से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम E वेक्टर लिखेंगे, ठीक है? इसकी सराउंडिंग में चारों तरफ इलेक्ट्रिक फ़ील्ड होगी। जब भी कोई दूसरा चार्ज इस इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की प्रेज़ेंस में आएगा, ठीक है? तो उस चार्ज को एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस होगी और फ़ोर्स की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? फ़ोर्स की वैल्यू रहेगी, जो चार्ज हम लेके आए हैं, इसको हम कैपिटल Q कर देते हैं बच्चों, ताकि आसानी रहे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा, ठीक है? E क्या है? E इस चार्ज की वज़ह से, ठीक है? इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फ़ील्ड जनरेट की, इसकी इलेक्ट्रिक फ़ील्ड में हम कोई दूसरा चार्ज लेके आए Q चार्ज, तो उस चार्ज को एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस होगी और फ़ोर्स की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? QE। तो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को अगर हमें डिफाइन करना हो, तो हम इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को क्या बोल सकते हैं? इट इज़ फ़ोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज, ठीक है? ओके? कि जो हम यूनिट चार्ज लेके आ रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फ़ील्ड में, उसको कितनी फ़ोर्स एक्सपीरियंस हुई, वो अमाउंट जो होगी, वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को शो करेगी, ठीक है? अब इलेक्ट्रिक फ़ील्ड डिस्टेंस के साथ चेंज होती जाती है बच्चों। जितना दूर हम जाएँगे, इलेक्ट्रिक फ़ील्ड वीक होती जाएगी। जितना हम चार्ज के पास होंगे, इलेक्ट्रिक फ़ील्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फ़ील्ड होगी, तो फ़ोर्स उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है? जितनी ज़्यादा ई, उतनी ज़्यादा फ़ोर्स। तो उस चार्ज को उतनी ज़्यादा फ़ोर्स एक्सपीरियंस होगी। जब वो चार्ज के पास होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ़ील्ड,
ज़्यादा फ़ोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितना दूर जाएगा, इलेक्ट्रिक फ़ील्ड कमज़ोर होती जाएगी, उसको लगने वाली फ़ोर्स भी कमज़ोर होती जाएगी, ठीक है? इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को हमने समझ लिया, लेकिन ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, इसका आंसर क्या रहेगा? देखो, जब ये चार्ज यहाँ पे था, इसने कुछ सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फ़ील्ड जनरेट की हुई थी, ठीक है? तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की वैल्यू थी ई, ठीक है? इस चार्ज की वज़ह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की वैल्यू थी ई। तो इसने जो फ़ोर्स एक्सपीरियंस की, वो किसके बराबर है? क्यूई के बराबर, ठीक है? जब हम इस चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ ले आए, ओके? तो अब चार्ज यहाँ पे ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फ़ील्ड जनरेट करेगा। ये जो नए वाली इलेक्ट्रिक फ़ील्ड है, अभी इस चार्ज को पता नहीं है कि इलेक्ट्रिक फ़ील्ड चेंज हो गई है। ये तो पुराने वाले इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की प्रेज़ेंस में ही एक्ज़िस्ट कर रहा है, ठीक है? जब ये वाली इलेक्ट्रिक फ़ील्ड यहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है? तब इसको पता चलेगा कि ओह! नई इलेक्ट्रिक फ़ील्ड आ गई है। चलो मैं अपनी फ़ोर्स चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? तब जाके ये इस पे लगने वाली फ़ोर्स चेंज होएगी, ठीक है? तो ये वाली जब इलेक्ट्रिक फ़ील्ड यहाँ पहुँचेगी, मान लेते हैं कि वो नई इलेक्ट्रिक फ़ील्ड है हमारी ई डैश। अब इस पे जो लगने वाली फ़ोर्स है, वो क्या हो जाएगी? क्यू ई डैश, ठीक है? अब फ़ोर्स चेंज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा बच्चों? ये जो इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, ठीक है? और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है हमारा? x प्लस r, ठीक है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितनी है? c। तो इतना टाइम लगेगा बच्चों, यहाँ वाले इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को यहाँ पहुँचने में। तो जैसे ही नई इलेक्ट्रिक फ़ील्ड पहुँचेगी, इस पे लगने वाली फ़ोर्स चेंज हो जाएगी। तो फ़ोर्स को चेंज होने में कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम लगेगा। जब तक नई वाली इलेक्ट्रिक फ़ील्ड यहाँ से वहाँ नहीं पहुँच जाती, तब तक उस पे पुराने वाली फ़ोर्स लगती रहेगी, पुराने वाली इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की वज़ह से। ओके? यहाँ तक क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फ़ील्ड का एक्सप्रेशन देखते हैं बच्चों। फ़ॉर्मूला देखेंगे तो क्या बनेगा? फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला क्या था बच्चों? कूलम्ब्स में क्या दिया था? F इज़ इक्वल्स टू K बाय R स्क्वायर। अगर मैं डायरेक्शन ना देखूँ, ठीक? सिंपल मैग्नीट्यूड लेके चलूँ, तो क्या बनेगा? Q से Q कैंसल हो जाएगा बच्चों। क्या बचा? KQ बाय R स्क्वायर, ठीक है? ये हमारा इलेक्ट्रिक फ़ील्ड का फ़ॉर्मूला है। और फ़ोर्स की डायरेक्शन क्या थी बच्चों? R कैप। तो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी बच्चों? जो फ़ोर्स की डायरेक्शन है, वही इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की डायरेक्शन बनेगी। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? KQ बाय R स्क्वायर R कैप। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ़ील्ड जो है, वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है? इलेक्ट्रिक फ़ील्ड सिर्फ़ और सिर्फ़ उस चार्ज पे डिपेंड करेगी जो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को जनरेट कर रहा हो, ठीक है? और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, ठीक है? जैसे-जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फ़ील्ड क्या होती जाएगी बच्चों? वीक होती जाएगी क्योंकि R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा R उतनी छोटी इलेक्ट्रिक फ़ील्ड, ठीक है? तो जितना हम चार्ज के पास होंगे, इलेक्ट्रिक फ़ील्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है? और जितना दूर जाएँगे, इलेक्ट्रिक फ़ील्ड कम होती जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? तो हमारी इलेक्ट्रिक फ़ील्ड क्या बनी है बच्चों? इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी? एसआई यूनिट बनेगी बच्चों न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फ़ोर्स पर यूनिट चार्ज, फ़ोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्ब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या बन जाएगी? न्यूटन्स पर कूलम्ब। अब हमारे पास 2 टाइप के चार्ज है बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो
रेडियली आउटवर्ड होगी, यानी कि बाहर को निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या है? कि ये पॉजिटिव चार्ज के सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है? अगर हम इसको एक सर्कल ट्रीट करें, तो सर्कल की जो रेडियस होगी, उसकी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है? बाहर को निकलते हुए पॉजिटिव चार्ज के केस में। नेगेटिव चार्ज के केस में रेडियली इनवर्ड, ठीक है? ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में। अब अगर बच्चों हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेज़ हो, ठीक है? मल्टीपल चार्जेज़ हो, तब उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स, वाई, ज़ेड और मान लेते हैं कि हमारे पास ये चार्जेज़ प्रेज़ेंट है Q1, Q2, Q3, ठीक है? एक बार के लिए 3 चार्जेज़ मान लेते हैं और हमें इनकी वज़ह से यहाँ पे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक? मैं ये ऊपर वाला भी रब कर लेता हूँ। अब बच्चों यहाँ से Q1 चार्ज से हम ये P पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर बना है हमारा, ये R1 पोज़ीशन वेक्टर है, ठीक है? ऐसे ही Q2 से P पॉइंट के लिए R2 पोज़ीशन वेक्टर है। Q3 से यहाँ पे R3 पोज़ीशन वेक्टर, ठीक है? तो जो Q1 चार्ज की वज़ह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बच्चों वो E1 होगी, ठीक है? E1 क्या बनेगा हमारा? A Q1 डिवाइडेड बाय जो पोज़ीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? जो पोज़ीशन वेक्टर है उसी की डायरेक्शन यानी कि R1 कैप, ठीक है? या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि Q1 डिवाइडेड बाय R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब R1 वेक्टर, ठीक है? ऐसे कैसे लिखा हमने? R1 कैप क्या होता है बच्चों? R वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो R कैप की जगह जब हम ये लिखेंगे R वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के साथ मिलके क्या बना देगा? मैग्नीट्यूड का क्यूब, ठीक? तो ये होगी हमारी E1 वेक्टर। अब E2 वेक्टर देखेंगे तो वो क्या बनेगा? E2 वेक्टर इस पोज़ीशन वेक्टर की डायरेक्शन में ही रहेगा हमारा, ठीक है? तो E2 वेक्टर आ जाएगा कि Q2 डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R2 कैप या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? KQ2 डिवाइडेड बाय R2 के मैग्नीट्यूड का क्यूब R2 वेक्टर, ठीक है? और ऐसे ही हमारा क्या आ जाएगा? E3 आ जाएगा यहाँ पे। E3 वेक्टर क्या बन जाएगा? KQ3 डिवाइडेड बाय R3 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R3 कैप, ठीक है? और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको, क्या बन जाएगा? KQ3 डिवाइडेड बाय R3 के मैग्नीट्यूड का क्यूब R3 वेक्टर। अब हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी P पॉइंट पे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम सिंपल इनको ऐड कर देंगे, ठीक है? अब इस तरीके से चाहे जितने भी चार्ज हो, सबके लिए हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी P पॉइंट पे, ठीक है? तो घबराना नहीं है अगर एक से ज़्यादा चार्जेस दे रखें, हमें सिंपली उस पॉइंट पे, उस चार्ज से लेके उस पॉइंट तक का हम पोज़ीशन वेक्टर निकालेंगे और उस पोज़ीशन वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और बाद में उन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर देंगे, ठीक है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ओके? सिंपल। अब देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है?
हम एक चार्ज लेते हैं बच्चों, ठीक है? क्यू चार्ज लिया हमने। अब ये जो क्यू चार्ज है, ये अपनी सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक? अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस तो करेगा, हमें वो दिखती भी नहीं है, लेकिन हमें फिज़िक्स में तो दिखानी पड़ेगी ना। हम कैसे समझाएँगे किसी को कि यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, ठीक है? तो हमें उसको एक शेप देनी पड़ेगी, ठीक है? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे? तो उसके लिए हम कुछ लाइन्स ड्रॉ करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेज़ेंट कर रही है, ठीक है? उन लाइन्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो देखो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने कुछ वेक्टर्स ड्रॉ किए, ठीक है? ये जो वेक्टर्स हैं, इनका एरो तो क्या दिखाएगा बच्चों कि कौन-सी डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, ठीक है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कौन-सी डायरेक्शन में और इनकी जो लेंथ है, वो क्या दिखाएगी? स्ट्रेंथ को दिखाएगी। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक? तो जैसे-जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि वेक्टर हमारे क्या होते जा रहे हैं? छोटे होते जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वीक होती जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो रही है जैसे-जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं, ठीक है? तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ओके? और इन लाइन्स को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। हर बार हम ऐसे एरो नहीं बनाएँगे, हम एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो उनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। और अगर हम यहाँ पे वो एक यूनिट एरिया बनाएँ, ठीक है? तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ़ 1 लाइन पास कर रही है, लेकिन यहाँ पे 3 लाइन पास कर रही है इस यूनिट एरिया में से। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे, ओके? तो ये जो एरो की रिप्रेजेंटेशन है, ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए है कि एरो अ, जितना बड़ा होगा, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है? और जो एरो की डायरेक्शन होगी वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, ओके? नहीं तो हम इसको सिंपली ऐसे डिनोट करेंगे, हर बार एरो नहीं बनाएँगे क्योंकि ये थोड़ा हेक्टिक जॉब हो जाएगी। हम सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इन लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। और पॉज़िटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों? स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पॉज़िटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है और अगर चार्ज नेगेटिव हो तो क्या होगा? उस केस में रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन होगी हमारी, ठीक? अगर हमारे पास 2 चार्ज हो, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे बनाएँगे? और ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करो फॉर 2 चार्जेज़। अब वो चार्ज अपने हिसाब से दे देगा, या दोनों पॉज़िटिव चार्ज भी हो सकते हैं, या फिर एक पॉज़िटिव, एक नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, या फिर 2 नेगेटिव चार्ज भी दे सकता है वो। तो उस केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करनी आनी चाहिए। पहले तो हम मान लेते हैं कि एक पॉज़िटिव और एक नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, ठीक है? इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करनी है। पहले सिंपली मैं थोड़ी लाइन्स ले लेता हूँ, ठीक? पॉज़िटिव चार्ज की वज़ह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है? तो जब हम इन दोनों को पास-पास लेके आएँगे तो क्या होगा बच्चों? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये एक-दूसरे के साथ मर्ज करेगी। पॉज़िटिव चार्ज से निकल के कहाँ चली जाएगी? नेगेटिव चार्ज के अंदर।
ऐसे दिखा सकते हो इनको कि ये भी आगे जाके मिल रही होगी कहीं पे। अब ये तो मैंने सिंपल कम नंबर ऑफ लाइन्स बनाई है, अगर ज़्यादा बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। कितनी लाइन्स बनानी है ये तो आप लोगों के हाथ में है, ठीक है? पॉज़िटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इस टाइप का डायग्राम आपको पेपर में बना के आने होगा, अगर वो पूछे कि हमारे पास 2 चार्ज है पॉज़िटिव और नेगेटिव, कुछ सर्टेन गैप पे रखे हुए हैं। अब इस पिक्चर के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करके दो। तो आपको इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो पॉज़िटिव चार्ज से निकल के हमारी नेगेटिव चार्ज के अंदर जा रही है। ओके? अब यहीं पे अगर वो दोनों चार्जेज़ सेम कर देता, या दोनों पॉज़िटिव-पॉज़िटिव कर देता या दोनों नेगेटिव-नेगेटिव कर देता, तब हमारा ये चेंज हो जाता, ठीक है? अगर ये क्लियर है, तो हम देखते हैं कि अगर हमारे दोनों चार्ज पॉज़िटिव होते, तब कैसे होता? ठीक है, 2 पॉज़िटिव चार्जेज़ है, पॉज़िटिव चार्ज की वज़ह से रेडियली आउटवर्ड रहेगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और यहाँ पे भी रेडियली आउटवर्ड। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, दोनों एक-दूसरे के सामने आ रही है, ठीक है? अब टकरा तो सकती नहीं, जैसे पॉज़िटिव-नेगेटिव में क्या हुआ था कि पॉज़िटिव से निकल के वो नेगेटिव में घुस गई थी। अब ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, जैसे-जैसे ये दूर जाएगी, वैसे-वैसे ये पॉज़िटिव चार्ज की वज़ह से रिपेल होगी, ठीक है? तो जैसे रामायण में होता था, तीरन से तीर टकराए, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टकराएँगी, लेकिन एक्चुअल में ये टकरा नहीं सकती है, क्योंकि दोनों सेम टाइप के चार्जेज़ है, तो दोनों में रिपल्शन होना चाहिए। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये ऐसे हो जाएगी बच्चों, कभी भी ये एक-दूसरे से मिलेंगी नहीं, ओके? ये वाली भी ऐसे हो जाएगी, ये वाले तो हैं ही ऐसे, ठीक है? यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, ये एक-दूसरे से दूर जाएगी बच्चों। तो इसको थोड़ा-सा मतलब अच्छे से बना लेना। अभी समझाने के लिए मैंने ये थोड़ा ऐसा रफली सब बनाया है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो रिपेल होगी एक-दूसरे से, ओके? और बाकी जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे मैंने ये अच्छे से बनाया हुआ है, तो वहाँ पे देख लेना। इसको अगर थोड़ा अच्छे से बनाएँ, ये कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा बच्चों, ठीक है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिपेल हो रही है। अब अगर हमारे दोनों चार्ज नेगेटिव होते, तब भी उस केस में डायग्राम हमारा ऐसा ही बनता। लेकिन चेंज कहाँ पे आता? पॉज़िटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, ठीक है? चार्ज से निकल के जा रही होती है। नेगेटिव चार्ज के केस में चार्ज के अंदर आ रही होती है, ठीक है? तो बस ये जो एरो मैंने दिखाए हुए हैं, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर आ रही होती, ठीक है? ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसी टाइप से बनती, बस उनकी डायरेक्शन अब इनवर्ट हो जाती, ठीक है? ओके? तो ये जो चीज़ है बच्चों, ये दोनों चार्जेज़ के बीच में हो रही रिपल्सन को शो कर रहा है, ठीक है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक-दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है? दोनों के बीच में रिपल्सन है। जबकि एक पॉज़िटिव और एक नेगेटिव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक से निकल के दूसरे के अंदर जा रही थी, यानी कि वो अट्रैक्शन को शो कर रहा था, ओके? अब आगे चलें तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है बच्चों, उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या रहेगी बच्चों? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो पॉज़िटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। ठीक है? यानी कि पॉज़िटिव चार्ज से निकलेगी, ठीक है? वहाँ से स्टार्ट होगी एंड और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड होती है, ठीक है? यानी कि नेगेटिव चार्ज के अंदर चली जाएगी, ओके? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉज़िटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। तो ये तो तब का केस है जब
हमारे पास 2 चार्ज प्रेज़ेंट हो, एक पॉज़िटिव और एक नेगेटिव। अगर सिंगल चार्ज हो, तो उस केस में अगर हमारा सिंगल चार्ज पॉज़िटिव चार्ज है, तो उससे निकल रही है और एंड कब होगी? इन्फिनिटी पे जाके एंड होगी। और अगर हमारा सिंगल चार्ज नेगेटिव चार्ज हो, तो उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन्फिनिटी से स्टार्ट होके आ रही है और एंड कहाँ पे हो रही है? हमारे नेगेटिव चार्ज के अंदर, ठीक है? और हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है, वो कंटीन्यूअस होती है। इनके अंदर कोई ब्रेक नहीं होता बच्चों, ठीक है? जो हमने चार्ज बनाए, इससे निकलने वाली लाइन्स जो है, वो कंटीन्यूअस है, यानी कि लगातार चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बीच में ब्रेक आ गया, लाइन टूट गई, फिर आगे जाके फिर से ब्रेक आ गया, लाइन टूट गई और फिर चल रही है, ठीक है? ऐसे ब्रेक नहीं आएँगे बीच में, कंटीन्यूअस चलती रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ओके? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है? यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये, कभी भी एक-दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। ये चौथी प्रॉपर्टी में टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, मान लो कि मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। तो इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट है, ये क्या शो करेगा? ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा कि इस पॉइंट पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ओके? तो अब इस पॉइंट पे आते हैं कि क्रॉस क्यों नहीं करता? अब ये पॉइंट है जहाँ पे हमारी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस हुई है। इस पॉइंट पे अगर मैं इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो ये टेंजेंट क्या देगा? मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देगा, ठीक? कि इस पॉइंट पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। और अगर मैं इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो क्या आएगा कि इस पॉइंट पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो पॉइंट तो मेरा एक ही है और एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है? या तो वो इस डायरेक्शन में हो सकती है या फिर उस डायरेक्शन में हो सकती है। एक बंदा एक ही टाइम पे 2 जगह नहीं हो सकता। ऐसे ही एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो सकती है, 2 डायरेक्शन में नहीं हो सकती। तो उस वजह से ये चीज़ गलत है, ठीक है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक-दूसरे को क्रॉस कर लेगी, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बता पाएँगे उस पॉइंट पे। तो इस वजह से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक-दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, ठीक है? एक प्रॉपर्टी और है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी क्लोज़्ड लूप नहीं बनाती, ठीक है? अगर हमारे पास सिंगल चार्ज हो, तो ये हमेशा इस चार्ज से रेडियली आउटवर्ड रहेगी और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो, तो इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है, वो हमेशा रेडियली इनवर्ड रहेगी और अगर हमारे पास 2 एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव चार्ज हो, तो इसके लिए क्या होगा? ऐसे हो जाएगा, ठीक है? लेकिन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉज़िटिव से स्टार्ट हुई और नेगेटिव पे जाके एंड हो गई। यहाँ से घूम के वापस पॉज़िटिव पे नहीं आ रही। क्लोज़्ड लूप क्या होती है कि पॉज़िटिव से स्टार्ट हो और पॉज़िटिव से स्टार्ट होके घूम के वापस पॉज़िटिव पे आ जाए। उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज़्ड लूप। लेकिन ऐसे वापस घूम के नहीं आ रही। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? पॉज़िटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे जाके खत्म हो रही है। पॉज़िटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे जाके खत्म हो रही है। पॉज़िटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे जाके खत्म हो रही है। तो ये हाफ लूप है, कंप्लीट लूप नहीं है, ठीक? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी क्लोज़्ड लूप नहीं बनाती, ठीक है? ये
कुछ प्रॉपर्टीज़ है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, ठीक है? सिंपल-सिंपल प्रॉपर्टीज़ है कि पॉज़िटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे जाके एंड हो रही है और अगर हमारे पास सिर्फ़ एक ही चार्ज हो, दूसरा चार्ज ना हो, तो उस केस में क्या होगा पॉज़िटिव से स्टार्ट होके इन्फिनिटी पे जाके खत्म होगी और नेगेटिव के केस में इन्फिनिटी से स्टार्ट होके नेगेटिव पे जाके खत्म हो रही है, ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कंटीन्यूअस होती है, इनके बीच में कोई ऐसे ब्रेक नहीं आता, ठीक है? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक-दूसरे को क्रॉस नहीं करती है और क्यों क्रॉस नहीं करती है? क्योंकि अगर क्रॉस कर लिया तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट हमें क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। और फिफ्थ पॉइंट क्या है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी क्लोज़ लूप नहीं बनाती। ठीक है बच्चों? तो ये था कुछ बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ कांसेप्ट्स हैं, जो कि हमने कूलम्ब्स लॉ में भी पढ़े थे। जैसे कि हमने एक इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना सीखा था। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना सीखेंगे कि अगर 2 चार्जेज़ प्रेज़ेंट है, तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे एक्ज़िस्ट करेगा। ओके? तो बने रहिए हमारे साथ और ये वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक जय श्री राम।